अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, ईरान के पासदारान इंक़िलाब ने यह दावा किया है कि अमरीका और इसराइल के साथ जारी जंग के तीसरे रोज तक मशरिक़ी वुस्ता में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता 500 अहदाफ को निशाना अब तक बनाया जा चुका है। पासदारान इंक़िलाब की जानिब से ये बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तनाज़े के आगाज से लेकर अब तक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर जवानों ने 7 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को लिया है और 500 अमरीकी फौजी ठिकानों को लिया है। ये तमाम सेहूनी रियासत के वो अहदाफ है जिन पर ईरानी फोर्सेस ने हमले किए हैं। इस बयान के मुताबिक अब तक की इन कार्रवाइयों में 700 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागे जा चुके हैं उनकी जानिब से, जबकि अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन का कहना है कि ईरान की जानिब से अमरीकी अफवाज पर पहले हमले किए जाने से मुतालिक कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी। व्हाइट हाउस की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पेंटागन हुकाम ने सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटियों को 90 मिनट से ज्यादा ब्रीफिंग दी, जिस दौरान ईरान में अमरीकी हमले से मुतालिक आगाह किया गया। और इस हवाले से गैर मुल्की खबर एजेंसी ने बताया कि पेंटागन ब्रीफिंग से बाखबर 2 अफराद ने नाम जाहिर न करने पर खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए एतराफ किया कि ईरान के मुमकिना पेशगी हमले से मुतालिक इंटेलिजेंस नहीं थी, जबकि पाक अफगान सरहद पर कशीदगी भी जारी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक तालिबान के 435 कारिंदे हलाक कर दिए गए हैं और 630 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने तालिबान रजीम की 118 चेक पोस्टों को तबाह किया है और 31 पर कब्जा कर लिया है, जबकि 188 टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और तोपें हैं जिनको तबाह किया है। पाकिस्तान की जानिब से अब तक अफगानिस्तान में 51 मकामात को फजाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर हम इज़हार ताज़ियत करते हैं और कहा कि हम ईरान पर किए जाने वाले इजरायली हमले की भी भरपूर मजम्मत करते हैं। सदर जरदारी कहते हैं कि 26 फरवरी की रात तालिबान रजीम ने मगरबी सरहद पर हमले किए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फैसला कुन इक़दाम से यह वाज़ेह कर दिया कि किसी की दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी क़यादत मुत्तहिद है और कौम भी साबित कदम है। निडर सपूतों की मस्तदी बहादुर और खिदमात की बदौलत हम आज महफूज हैं। मुख्तसिर हो या तवील, हमारी अफवाज और इदारों की कुर्बानियों को महज आदाद में नहीं समेटा जा सकता। हम मीडिया पर अपने बहादुर अफवाज और इदारों के कारनामे फख्र से देखते हैं और उनकी तरबियत, उनकी मुशक्कत और उनकी खिदमत में शामिल खून, पसीना और आंसू हम नहीं देख पाते उनकी कुर्बानियां कितनी बड़ी है। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता की एक वसी जंग की सूरत इख्तियार करती जा रही है और बहुत से लोग जो सूरत हाल का एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अनकरीब रुकेगी नहीं। ये एक बड़ी तहरीक की सूरत में, एक बड़ी जंग की सूरत में जिसमें पाकिस्तान भी खुदा ना खास्ता इफेक्ट हो सकता है, उसकी तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या आप भी यही देख रहे हैं कि मजीद खूनरेजी, मजीद तबाही और मजीद आगे बढ़ेगी ये जंग, या इसके अंदर आप समझ रहे हैं कि शायद कोई सीज फायर का किरदार कोई अदा कर देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 3-4 रोज हुए मैं डॉक्टर शाइस्ता के एक प्रोग्राम में बात कर रहा था और उस वक्त मैंने कहा था उस वक्त हम बात डिस्कशन कर रहे थे अफगानिस्तान के मसले पे जो बॉर्डर्स पे हो रहा है जी। तो मैंने उसको कहा था कि आप इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिकॉज जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है अमेरिकन का गल्फ के एरिया में जी, तो ये कहीं ना कहीं बात चलेगी। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो अमेरिकन एम्बेसडर का इंटरव्यू यरूशलेम से नशर हुआ है इजराइल में, जो है माइक हकवी, वो भी एक अरेंज्ड इंटरव्यू मेरी असेसमेंट थी कि वो एक अरेंजमेंट थी टू टेल द वर्ल्ड के व्हाट आर द एक्चुअल प्लान्स आर। तो ये जो कुछ हो रहा है ये एक, इसको आप ग्लोबल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नाउ, इट इज नो मोर ईरान। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि गल्फ के तकरीबन सारी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि ईरान का ये एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि ये गल्फ स्टेट जो हैं ये अमेरिकन को सपोर्ट करती हैं, इनकी बेसिस इधर है और ये हमेशा
हमसे लिप सर्विस करती हैं, ईरान से दोस्ती की, लेकिन एवेंचुअली दे सपोर्ट दी ईरानियन अमेरिकन इंटरेस्ट को। तो अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें 3 चीजें जो हम एज ए ओल्ड सोल्जर कह लें या एज ए स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजी कह लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, द वॉर हैज enlarged itself to whole of Middle East। देखिए आज लेबनान में भी शेलिंग हुई है जी जी, और इसके अलावा देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स इन अमेरिकन क्वार्टर्स कि जी टर्की इज आल्सो सपोर्टिंग, सो दैट मीन दे आर आल्सो ब्लेमिंग ए नेटो मेंबर टर्की आल्सो इन द होल गेम। राइट। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ, मैं इसको ये नहीं समझता कि ये कोई लोकल इशू था। इट वाज पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान। आप इसकी टाइमिंग देखें कि ये कैसे अनप्रोवोक्ड शुरू किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। एग्जैक्टली। और किस तरीके से, देखिए वी लव ईरानी पीपल, वी लव अफगानी पीपल, दोनों मुसलमान हैं। बिल्कुल। हम उनकी बड़ी सपोर्ट 40 साल हमने अफगानियों की सपोर्ट की है, ईरान की भी सपोर्ट करते रहे। लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान ने किया है उसकी टाइमिंग को अगर आप देखें, वो एक ग्रेटर गेम का हिस्सा नजर आती है। बिल्कुल। और मुझे ये कोई शुबा नहीं है कि हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी एक्टिव हो जाएगी। और उसमें आप परसों या चौथ की बात है कि इंडिया के वेस्टर्न कमांड के जो कमांडर हैं उन्होंने धमकी दी है कि जी इस दफा हम आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये वॉर जो है चंद दिन की है। अच्छा। इट इज गोइंग टू बी लास्ट। और अगर अमेरिकन ने ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में डाल दिए तो फिर ये समझे कि ये जंग जो है काफी लंबा चलेगी, बिकॉज ईरान इज नाइट वेनेजुएला नहीं है। ईरान दूसरा वियतनाम बन जाएगा अमेरिकन के लिए। ठीक। क्योंकि ईरानीज हैव ए रेजिलियंस, दे हैव विल पावर, दे हैव द स्ट्रेंथ। जो थोड़े बहुत इमाम खुमैनी के लोग मुखालिफ भी थे, वो भी अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से उसके पीछे रैली कर जाएंगे। ठीक। अच्छा अच्छा। और ये आप देखिएगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक एक समझे कि लड़ाई का ये रुख आने वाला है। अब ठीक है। और नाउ इट हैज बीन स्टार्टेड। ब्रिगेडियर साहब अभी ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब ने भी, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, खैरियत से हैं आप सर? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनसे सवाल यही था कि अभी जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है और हम अपेरेंटली देख रहे हैं कि इंडिया हमसे क्या बात कर रहा है, अफगानिस्तान अभी क्या कर रहे हैं हमारे साथ, और दूसरी तरफ से ग्रेटर इजराइल का ग्रेटर गेम जिसके अंदर अमेरिका इजराइल पार्ट है और अपेरेंटली ईरान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन फिर ईरान अब उनकी जो सारी वहां पर एम्प्लॉयड चीजें हैं, चाहे वो सऊदी अरब की बात करें, हम कतर की बात करें, यूएई की बात करें, तो क्या ये वाकई एक ऐसी गेम प्लान है जिसके अंदर ये सारे के सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान पर भी इन अ लॉन्गर रन उसका इम्पैक्ट आ सकता है? क्या आप भी एग्जैक्टली उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया सर? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ग्रेटर गेम प्लान चल रहा है यहाँ पे। ये एक जिद्दी शख्स का जो है अपना जो है गेम प्लान है। अच्छा। यानी ट्रंप साहब का। ठीक है। और उसके साथ ये नेतन्याहू साहब का, इन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया हुआ था कि ईरान पर अटैक करना है। ये तो बच्चे को भी पता था कि ईरान पर अटैक एक दिन आना है, बट ईरान उस तरह से प्रिपेयर नहीं था जिस तरीके से उसे प्रिपेयर होना चाहिए था। और ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये ग्राउंड पे जाते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड तो फंस जाएंगे अफगानिस्तान की तरह और ये वॉर लंबी हो जाएगी। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये वॉर महीने शायद चले, बहुत चली तो 20 दिन 25 दिन, क्योंकि दोनों तरफ से चीजें एग्जॉस्ट हो रही हैं। उनके जो मिसाइल्स हैं ईरान के वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका जो एयर डिफेंस के सैम है सरफेस टू एयर मिसाइल्स वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बाकी है कि पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रीजन में जब भी चीजें होती है तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर चाहेंगे कि जी ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च करें तो पाकिस्तान
सकता है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये आप समझ लें कि काफी प्रेशर आ सकता है कि जी हमें रास्ता दें या हमें आप वे दें कि हम ईरान के ऊपर ग्राउंड अटैक कर सकें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है। बाकी ये बहुत अच्छा टाइमिंग थे, ये कोई ग्रेट प्लान का मैं नहीं समझता। अफगान वॉर और अफगानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह से जो है मैं समझता हूँ कि वी हैव गिवन देम दी आप रिप्लाई और वी हैव गिवन देम द लेसन इंशाल्लाह, और ये नहीं भूलेंगे। और अब ये उम्मीद है कि पाकिस्तान ये कंटिन्यू रखेगा जब तक कि ये अपनी पाकिस्तान अपनी टर्म्स से नहीं मनवा लेता। और हमारी सिर्फ एक डिमांड है, अब आप प्लीज स्टॉप योर सॉइल यूज अगेंस्ट पाकिस्तान, के आप उसको जो है टीपीपी को रोकें और दूसरी जो है इस तरह को रोक। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज सेफ, चाहे इजराइल है चाहे अमेरिका है, वो पाकिस्तान की तरफ देखने की पोजीशन में उस तरह नहीं। इकोनॉमिकली आपको प्रेशर कर सकते हैं इस तरफ सिस्टम, जैसे आप ब्रिगेड साहब ने कहा कि कमांड है इनकी इंडिया की, और लेकिन एलओसी कोई गर्म नहीं हो सकती अब दोबारा। मैं समझता हूँ कि इनकी हिम्मत नहीं होगी जरूरत कि ये दोबारा पाकिस्तान के साथ कोई अब स्क्रिमिश करें, कोई ऐसी चीज जो छोटी सी बात जो बार में कंटिन्यू होता है तब्दील हो जाए। विल नॉट, मैं आपको ये बता सकता हूँ उस प्रोग्राम से इंशाल्लाह एलओसी गर्म नहीं होगी। राइट सर। ब्रिगेडियर साहब, सर तो ये समझ रहे हैं मेजर साहब की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया गया इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, और उन्होंने इससे कबल भी बहुत बार गुफ्तगू की थी, ऑन रिकॉर्ड है ट्रंप साहब की गुफ्तगू के वो कहते हैं कि उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाना है। तो अभी क्या ईरान को इस पूरे अटैक का और इसकी शिद्दत का और उनके सुप्रीम लीडर की शहादत और उनकी पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उनकी लोकेशन, इन सारी चीजों के बारे में आगाही थी और क्या वो तैयार था? आप उनके रिएक्शन से और जो उन्होंने जवाब दिया है, अभी जो कार्रवाइयां वो कर रहे हैं, मैंने इंट्रो में भी बताई कि उन्होंने कितनी कहां कार्रवाइयां की हैं, किन किन चीजों को उन्होंने निशाना बनाया है, आप समझते हैं कि इसका मतलब है कि वो बिल्कुल तैयार थे जवाब देने के लिए? देखें, बात यह है कि मुझे कुछ 40 साल हो गए हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हुए। राइट। आई हैड ए लॉन्ग मीटिंग विद द अमेरिकन्स आल्सो। राइट। एंड इन locally I have been dealing with the subject. Point ये है कि Mr. Trump is not a fool. He is neither a lunatic. वो बहुत, the problem with him is he is a very straightforward. He is not a typical politician. Whatever he says, वो मुंह पे बात कर देता है, ये मैंने करना है। और that is different from the normal politicians जो मीठा लगा के बात करते हैं और eventually they want this diplomacy में, जिसको हम कहते हैं ना कि when you say yes there may be maybe or maybe yes maybe no, तो वो ये सूरत हाल नहीं है ट्रम्प के मामले में। बाकी ईरानीज जहां तक ताल्लुक है, they were all very well prepared। और अभी भी जो उन्होंने जो salvos फायर किए हैं, this is what the American researchers are themselves are shocked because they thought के Iran does not have a second capability, but Iran have shown that within unlike last year जब Americans ने सारी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था, तो they took them 2-3 days to respond. Right. But this time आप देखें कि within hours the response had gone. That speaks two things. One, they had already lined up the chain of command. Number two, they have already lined up their assets. और वो कैसे इस्तेमाल करना है। अभी मैं समझता हूँ कि this is the opening salvos. और अभी देखें, अगर तो ये बीच में चाइनीज और रशियन वगैरह पढ़ के कोई मामला थोड़ा सा कूल डाउन कर दे तो शायद, लेकिन फिजिकली ऑन ग्राउंड ना चाइनीज आएंगे ना रशियन आएंगे। रशियन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन यूक्रेन, और अब तक थॉरली वो given a million people have died there of Russia and more than a million of Ukraine। इसी तरीके से चाइनीज का फिलॉसफी है, दे विल सपोर्ट ईरान फ्रॉम द बिहाइंड। उनका सैटेलाइट सिस्टम है, दूसरी चीजें हैं, मिसाइल है,
और दूसरे इंटेलिजेंस शेयरिंग है, बट फिजिकली बूट्स ऑन ग्राउंड विल नॉट बी देयर फ्रॉम चाइनीज साइड. राइट. It is Iranians themselves have to fight, and they are ready for fight, because you look at the history of Iran, and they have the great resilience. They have fought 9 years war with Iraq, जबकि इराक को पूरा अमेरिकन पैराफर्नीलिया सपोर्ट कर रहा था उस वक्त पूरे गल्फ के कंट्रीज भी सपोर्ट कर रहे थे. उसके बावजूद ईरान फॉट फॉर 9 years. Eventually that war ended inconclusive. तो अभी लेट्स सी हाउ द थिंग्स डेवलप, बट मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इज नॉट गुड. ऑलरेडी द ऑयल हैज सर्ज्ड टुडे मोर देन $80, and it is expected by tomorrow it is going to touch $100. Stock markets in the Europe has down by 2.1%. The European जो stock फिजिकल स्टॉक्स हैं वो 1.2%. पाकिस्तान वगैरह जो है सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतना ऑयल रिजर्व बहुत लंबे अरसे के लिए कर सकें. बिल्कुल ठीक. देयर इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेज. ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांगली हिट बाय दिस वॉर, एंड ये 2-4 अगले दिन में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी. ठीक. मेजर साहब, टॉकिंग अबाउट मिस्टर ट्रम्प, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि वो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको प्रिडिक्ट करना किसी भी अंदाज से, चाहे वो हम जंग की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, वो भी खासा मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ वो क्लियर नहीं है. मे बी वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं या दूसरों को रखना चाहते हैं. एक तरफ वो नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे थे कि वो उसके लिए नॉमिनी है, लेकिन फिर वॉर 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 जब से वो आए हैं हम देख रहे हैं कि अब वो शायद वॉर प्राइज के लिए खुद को नॉमिनेट करना चाहते हैं. अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और खुद अमेरिकन इस तरह की जंगों से अपने आप को तंग महसूस करते हैं, और वो शायद उनकी सपोर्ट में उस तरह से खड़े नहीं होते. ग्लोबल इकोनॉमी की भी बात की ब्रिगेडियर साहब ने, तो अमेरिकन क्या सोच रहे हैं और इसके ऊपर ट्रम्प क्या सोच रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि उसका प्लान क्या है इसको लेकर? सर देखिए, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ही इज नॉट लाइक टिपिकल पॉलिटिशियन. ही इज टोटली डिफरेंट, ऑपोजिट ऑफ टिकटॉक. जो है ना, प्रेडिक्टेबल भी है और अनसीन भी है, लेकिन साथ साथ फ्यूरियस भी है कि बहुत ज्यादा ये गुस्से वाला है और जिद्दी है, स्टबबॉर्न है. तो ये अपनी बात करता है और कोशिश करता है. बाकी चीजें भी देखिए, एडुकेटर्स होते हैं के पास जो फोर्सेस हैं, जो इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं, ये क्या तो इनकर सकते. जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ऑयल विल सर्ज. आप देखेंगे कि इंडिया का 60% इसी से गुजरता है, पाकिस्तान का 60% इसी गुरबत से गुजरता है, चाइना का 40% यहाँ से जाता है. ये सोर करेंगी प्राइसेस, और उसे कब तक $100 हो जाएंगी. और इसी तरह क्रैश कर गई है इंडिया, पाकिस्तान में और यूरोप में. तो ये इन पे भी इम्पैक्ट आएगा. और प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि बिजनेसमैन भी है, तो बैठे हुए हैं जो वगैरह, वो सारे बिजनेसमैन है, बैंकर्स हैं, तो वो भी उसको प्रेशराइज करेंगे कि भाई जो भी करना है जल्द से जल्द है वो आप फिनिश इट ऑफ, और अपना जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव रिजीम उनका बयान आ गया विटकॉफ का कि जी हम रिजीम चेंज पे नहीं जा रहा हमारा, तो कोई ठीक ट्रम्प ये है कि हम ग्राउंड फोर्सेस का सकते हैं और मैं कहूँगा कि हम जा सकते. तो इस तरह की वो बयान दे रहा है. तो ये एक बच्चा टाइप जिस तरह से होता है अनसर्टेन, और उससे ये तरह का. लेकिन मैं ये बता दूं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर इसने बूट्स ऑन ग्राउंड किए, ये अगर ईरान में आने की कोशिश की, तो ईरान में ये अफगानिस्तान साबित होगा उसके लिए दूसरा, और साथ साथ ये अफगानिस्तान की जाएगा. सेफ है, साइड है. पाकिस्तान को जो एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है फाइनेंशियल, कि बिल्कुल हमारे पास रिजर्व नहीं है, और कतर ने भी अपनी LPG की प्रोडक्शन बंद कर दी है आज. तो पाकिस्तान के लिए काफी सीरियस मसाइल इस तरह के क्रिएट हो सकते हैं. बाकी डिफेंसिव मसाइल मैं आपको बता दूं कि आप नोट कर लें अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ करने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त. खासतौर पे ये वेस्ट या इजराइल या अमेरिका, खासतौर पे आफ्टर डिफेंस पैक्ट जो सऊदीया के साथ हो गया है, तो अब हम हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है. अब हम वहां सऊदीया में भी बैठे हैं, और अगर हमारे अरबाब इख्तियार वहां न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर देते हैं, और साथ ही वहां पर जो है अपना F-16 और इस तरह की जो हमारे तैयार है JF-17, ठीक है, वहां पे अगर हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं,
पाकिस्तान बहुत अच्छी कोई न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ जाना चाहिए, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबल कहलाती है, या थर्ड स्ट्राइक हमारे लिए हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, और कोई नेतन्याहू की धमकी और ये पुराने इनके जो रहे हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टारगेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सिर्फ इकोनॉमिकली हिट हो सकता है, वो हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि हमारे पास तरह के पार्टनर्स हो, जैसे सऊदी अरब हो और दूसरे मुल्क। इंशाल्लाह सिचुएशन में अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए खराब होती जा रही है कि अब ये ज्यादा अरसे इनको जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना होगा, अदरवाइज ये खुद फंस जाएंगे और ये इनके पास चीजें कंज्यूम होती जा रही। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो मेजर साहब ने उठाया वो ये कि ईरान में ज़मीनी फौजी कार्रवाई के बगैर तो मुमकिन नहीं है कि वो, और ज़मीनी फौजी कार्रवाई भी अफगानिस्तान में करके वो देख चुका है, वहां पे उसको पसपाई हुई है इतने सालों के बाद भी। अब जहां तक पाकिस्तान के किरदार का हम जिक्र कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चले उसको कोई नुकसान उस तरह से वो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के नाते जाहिर है कि यहाँ पर तो कोई मिलिट्री बेसिस नहीं है अमेरिका की, इसराइल की एम्बेसी ज़रूर मौजूद है, उनको निशाना बनाया है, एहतजाज किया है, जो सारी चीज़ें हुई वो आपके सामने है, तो पाकिस्तान को क्या न्यूट्रली यहाँ पर अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े होना है, या उनको किस सपोर्ट में जाना है, किस तरह से रहना है, खामोश रहना है इस पूरे सिनेरियो के अंदर? पाकिस्तान का रोल क्या देख रहे हैं आपके, कैसा होना चाहिए? देखिए शाइस्ता, इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इट इज नॉट व्हाट हमारे स्ट्रेटजी में कहते हैं, इट इज नॉट व्हाट यू सी, देयर इज समथिंग एल्स बिहाइंड। राइट। मैं फिर आता हूं, आज इंटरव्यू था ट्रंप का कांग्रेस के साथ, ब्रीफिंग थी, उसमें ये डिड नॉट रूल आउट ट्रुप्स ऑन ग्राउंड। उसने कहा, इट इज अभी ऑन द रिकॉर्ड है कि भाई आई विल नॉट से कि ट्रुप्स नहीं जाएंगे। अच्छा। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान का जो हमारा जो नुकसान है ना, वो मैं समझता हूँ 3 डायमेंशंस में है। एक तो ये है कि इकोनॉमी, जैसे मैंने अभी कहा था कि विद द ऑयल प्राइसेस गोइंग अप, हमारे पास तो इतने लंबे रिजर्व नहीं होते, मैक्सिमम 3 to 4 days 6 days के होते हैं, और बहुत ज्यादा खींच लेंगे 14-15 दिन जी, वो 14-15 दिन बहुत मुश्किल है। दूसरा जो हमारा डायनेमिक्स है वो है, मुझे बड़ी परेशानी है, मैंने ये लास्ट टाइम भी देखा था 79 में जब इनकलाब ईरान आया था, लाखों ईरानी भाग के पाकिस्तान आ गए। बिल्कुल ठीक। एंड इफ देयर इज अ वॉर व्हिच इज एक्सटेंडेड, you should be ready to have another refugee influx from Iranian border. This is my another fear is, and third is of course is the very इसकी कनेक्टिविटी जो है अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, बिकॉज अभी जो एग्रीमेंट हुआ है between Mr. Modi and Netanyahu, that they will support each other in Afghanistan, पैकेजेस वगैरह भी अनाउंस किए हैं, तो दैट इज वेरी ओमिनस एग्रीमेंट, एंड वी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटिंग Indian capabilities. I have been through all the 3 wars, 65 civil war, 71 war, and you see, you should never take down the enemy. You give them positive marks, give him strength, and then prepare. ठीक है ना? अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी आर न्यूक्लियर कंट्री, एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर कंट्री, और आज तक किसी ने ऐसी वार नहीं हुई जो एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर कंट्री के साथ हुई है, लेकिन दैट विल बी वेरी डिवास्टेटिंग वॉर देन फिर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में इन विच डायरेक्शन दिस वॉर गोज। बिल्कुल ठीक। मेजर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर वॉर एक्सटेंडेड होती है और एक लंबे टाइम तक चलती है, जो अभी हालिया ट्रंप के बयानात से लग भी रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम हो सकते हैं ट्रूप्स भेजे भी, क्योंकि अब हम एक जो अगला दौर करने वाले हैं ईरान पर हमलों का, वो बहुत ही मौलिक होगा, बहुत ही बड़ा होगा, और फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई के बाद असल जंग का आगाज होगा। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके वो बैठा हुआ है। और वहां एक चीज और कहना चाहूंगा। जी जी सर, प्लीज ऐड कीजिए। वो कल
फेमस जो मशहूर रिसर्चर है जेफरी सैश जी, उनका इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जो रिजीम चेंज की जो अभी एफर्ट थी जी, दैट हैज फेल्ड। राइट, That means the hierarchy of the Iranian leadership is intact, and they are prepared for a long war. दैट्स राइट। मतलब अभी फौरी तौर पर उसको अपने अहदाफ हासिल नहीं होंगे, जो वो नताइज लेना चाहता था वो इससे नहीं ले सकेगा आसानी से, उसको यहाँ पर लड़ना तो पड़ेगा, अपना वक्त और सब चीज़ें यहाँ पर अभी लगानी पड़ेंगी। तो मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर वहाँ से रिफ्यूजीज आते हैं और अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान अपने आप को महफूज रख सकता है ऐसी सारी सिचुएशन में, लेकिन हम देख रहे हैं कि अफगान बॉर्डर के ऊपर एक अलग तरीके से हम बिजी हैं और दूसरी तरफ से इंडिया भी हमें थ्रेटन कर रहा है, और अगर ईरान से भी हम बिजी होते हैं, वहां से रिफ्यूजीज आते हैं और सारे मामलात हैं, तो पाकिस्तान पे अल्टीमेटली प्रेशर तो होगा, सिचुएशन तो यहाँ पर खराब होगी ना सर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह की प्लानिंग, कबल वक्त तो नहीं, अब तो वक्त आ चुका है, शुरू हो चुके हैं मामलात, तो किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से? इस सब चीज के लिए तो सिंगल प्लानिंग है कि अगर हमारी तरफ किसी ने बुरी नजर से देखा, ठीक है, तो हम मर जाएंगे लेकिन मार के मरेंगे, ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना कि डिवास्टेटिंग, देखिए वी आर न्यूक्लियर पावर, हमारी तरफ किसी को देखना इतना आसान नहीं। फिर मैं आपको बता दिया कि आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सऊदी अरब की तरफ से आ गई है, अगर आपके न्यूक्लियर वहां भी डिप्लॉय हो जाती है। पाकिस्तान को अगर टारगेट करते हैं तो सऊदी हम वहां से फायर कर सकते हैं, वहां से हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इजी टू इंटरसेप्ट, बट क्रूज मिसाइल आर नॉट इजी टू इंटरसेप्ट, राइट। वहां से तो टारगेट की सऊदी एनीवे, और F-16 और हमारे J-17 वहां से जा सकते हैं इसराइल के ऊपर, और इसराइल जो है वो हार्ड है, आप समझ लें अमेरिका का। तो पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान सबको छोड़ के खाली एक ही पॉलिसी भी करता है जो, और साथ साथ डेफिनेटली हम प्रिपेयर्ड है, और हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए दुश्मन को। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम इंडिया को भी अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन इंडिया को भी ये पता होना चाहिए कि जनाब अगर कोई बात हुई, क्योंकि हमारी बेस बहुत थिन है, लाहौर की जो शहर है वो बॉर्डर से 30 किलोमीटर है, तो वी विल नॉट टॉलरेट कि कोई भी यहाँ पे आके असेंबल हो, कोई ब्रिज हेड बनाए और कोई असॉल्ट, कोई ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोई छोटी सर्जिकल स्ट्राइक, कोल्ड स्टार्ट और इस तरह की चीजें इनकी हैं, तो करते रहते हैं, हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से सऊदीया के साथ हो गया, तो दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान को हमने इस दफा इतना सेट कर दिया है कि बात ये कि पूरी दुनिया ने भी नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट है चल रही है सिवाय रशिया के, ठीक है। इंडिया के साथ उनका नजरियाती इख्तिलाफ है, जो गुल बहादुर ग्रुप है उसका ग्रुप का नाम ही यही है गज़वतुल हिंद, ठीक है, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ड गज़वतुल हिंद मीन्स, तो ये मैं नहीं समझता कि इनकी अगर इन्होंने करने की कोशिश भी की तालिबान ने, तो उनके आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, इनके फितवे आ जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो बहरहाल लेकिन पाकिस्तान को उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जंग जो ट्रम्प साहब क्योंकि जिद्दी आदमी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था चेंज द रिजीम और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगा, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। सेकेंडरी था कि ठीक है जी इसकी सारी कैपेबिलिटी भी हम खत्म कर देंगे साथ साथ, और एक दफा वंस फॉर ऑल अपना बदला, जिद का बदला। बिल्कुल ठीक ब्रिगेडियर साहब, राइट सर, राइट सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू ब्रिगेडियर साहब के जिस तरह से अभी हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि सऊदी अरब ने भी कहीं ना कहीं प्रेशर डाला है, दबाव डाला है ट्रंप पर कि वो ईरान पर हमला करे, और उसके बाद वॉशिंगटन में इस खबर की भी तरदीद कर दी गई अमरीकी अखबार की जानिब से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, हमने ऐसा कोई प्लानिंग नहीं की है। उल्टा सऊदिया ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि उनके साथ हमारे मुआहिदे हों और वो एक काबिल एतमाद साथी की तरह आगे आए। लेकिन दूसरी तरफ हम इनका नेक्सस भी देख रहे हैं किस तरह से बिल्ट हो रहा होता है सऊदिया के साथ, जितने भी ममालिक हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो वाकई आपको लगता है कि ये सारे इस्लामी मुल्क मिलकर वो जिस तरह से हम वेस्टर्नाइजेशन कल्चर और रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज हो, और अल्टीमेटली वो होगा, क्योंकि बहुत से लोग एनालिसिस करते हुए ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद वाकई ही उनकी पसंद का बंदा यहाँ पर आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके हामी भी हैं ईरान के अंदर भी। तो क्या आप वो देख रहे हैं ना लॉन्गर रन कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा सर? देखिए शाइस्ता, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए डायनामिक्स ऑफ वॉर में तीन चीजें होती हैं जी। एक जो
टैक्टिकल वॉर है, जिसको आप ग्राउंड वॉरफेयर कहते हैं जी। जो अभी जो डायनामिक्स ऑफ वॉर है, इसमें ऑपरेशनल एंगल आ जाता है विच इज अबव द ग्राउंड वॉरफेयर। उसमें स्ट्रेटेजी आ जाती है, दूसरी है, और तीसरा जो है वो साइबर वॉरफेयर एंड स्पेस वॉरफेयर। तो देखें, ये जो अभी सिलसिला चल रहा है, आप देखेंगे इसमें एयर एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। राइट। चाहे वो अमेरिका का हो या ईरानियंस का हो या किसी और का हो। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा, आपने सऊदी अरब की बात की थी। देखिए, ये सारे कंट्रीज जो है गल्फ वगैरह के, ये तो देखते हैं अमेरिका की तरफ फॉर देयर सिक्योरिटी। आपको याद होगा पिछले साल जब ट्रंप साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा अगर मैं इनको सपोर्ट ना करूं तो ये किंगडम जो एक हफ्ते में गिर जाएंगे। सो दे आर, आप इसको कह लें मजबूर कह लें, दे आर कह लें उनकी एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट कह लें, आप उनकी टैक्टिकल मजबूरियां कह लें, द फैक्ट रिमेन्स दे कैन नॉट वेवर अवे फ्रॉम अमेरिकन। सो आप इस वक्त जो हालात देख रहे हैं, ईरानियन ने स्ट्राइक किया सऊदी अरब में बिकॉज ऑफ, आपने खुद भी कहा कि दे वर रूमर्स ऑफ एमबीएस स्ट्रेसिंग मिस्टर ट्रम्प टू अटैक ईरान और वगैरह वगैरह। आई डोंट नो दीज आर कंफर्म रिपोर्ट्स हैं या नहीं है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ईरानियंस फील कि दे हैव बीन बिट्रेड बाय दीज पीपल। तो इसी वजह से वो, और दूसरा एक इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट आता है कि वो अपनी जंग को उन्होंने ईरान से निकाल के रीजनल लेवल पे ले गए हैं। सो व्हेन द स्टेक्स आर हायर, many other countries get involved. When the many other countries get involved, then the control जो है वो फिर एक पावर के हाथ में नहीं रहता, उसमें दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हो जाते हैं। So this is a very complex situation and इसका फैसला जैसे मैंने कहा है अगले 24, 48 या 72 घंटे में होगा। अच्छा। In which direction this war, अगर तो सेनर एलिमेंट्स चाइना, रशिया, अगर इनको कोई रोक सकता है अमेरिका को इस वक्त, वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स मेंबर्स। द ब्रिक्स हैव ए कैपेबिलिटी, दे आर 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, दे आर द लार्जेस्ट ब्लॉक। इफ दे प्रेशराइज तो मुमकिन है कुछ चीजें ठीक हो जाए, लेकिन अदरवाइज ये डायरेक्शन जो है वॉर इटसेल्फ विल डायरेक्ट। इसीलिए हम कहा करते हैं कि इट इज इजी टू स्टार्ट ए वॉर but it is difficult to stop it. That's right. खान साहब भी हमेशा ईरान के ऊपर जब कार्रवाइयों की बात होती थी या पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस की बात होती थी तो उनका ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि जब आप एक जंग को शुरू करना चाहते हैं तो बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एंड करने पे आते हैं तो इतना इजी नहीं होता कि उसको आप क्लोजर की तरफ ले जाए, कॉल ऑफ कर दें। मेजर साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान पर खासतौर पर तालिबान का ये जो अफगान सिस्टम है उनकी रजीम की हम बात कर रहे हैं, तो वो अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाइयां की, कामयाब कार्रवाइयां की, उसके नंबर्स, उसके फिगर्स भी हमने शेयर किए आज के प्रोग्राम में। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से, जिस रफ्तार से वो पहले कार्रवाइयां कर रहा था, और जाहिर है कि उसको एक इंडिया की सपोर्ट हासिल थी, प्रॉक्सीज के जरिए वो ये सब कर रहा था, पाकिस्तान ने भी अब उसको वाज़ेह पैगाम दिया है, आपको लगता है कि अब वो यहाँ पर रुक जाएगा या यहाँ पर आगे से वो मजीद इसको इनिशिएट करने के लिए तैयार है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया? अफगानिस्तान के रेफरेंस से मैं बात कर रही हूँ टुवर्ड्स पाकिस्तान। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो उसको बिल्कुल रुक जाएगा वो, लेकिन इंडिया की शय अगर मिलती है, वहां से उसको पैसे मिलते हैं। ये सारे वार लॉर्ड्स हैं और ये सारे पैसे के लिए जंग लड़ते हैं। ये पैदा ही जंग में हुए हैं और पले बड़े भी जंग में हैं। इनका कंसर्ट भी जंग है, इनका म्यूजिक भी जंग है, इनका खेल गेम भी जंग है, स्पोर्ट भी जंग है, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर आर्मी पाकिस्तान के जैसे उस डिफेंस में है उसके साथ भी कर सकती है। गुरिल्ला वारफेयर अपने इलाके में तो कर सकते हैं कि जनाब ये ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर उन्होंने बनाया अफगानिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के इसलिए नहीं देख सकते कि यहाँ एक एस्टैब्लिश डिफेंस लगा हुआ है जो कि कॉन्क्रीट बंकर्स पर मुश्तमिल है, जिसके
आपकी फैंस इंस्टॉल हुई हुई है और उसमें आर्मर है और वो आर्टिलरी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल बाज आएंगे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया है। और जब भी पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इसके बाद ये बाज आएंगे और ये इसको कंटिन्यू उसको तक रहना चाहिए जब तक इनका बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमुनिशन डिपोज, जो ये पोस्टेज जो आउटपोस्ट होती है जो नो मैंस लैंड के अंदर है, उसके आगे उनका डिफेंस उसको तबाह करें, ताकि ये दोबारा उधर आके बैठ के ये जो है ना वो फायरिंग करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो ये ना कर सकते। दैट्स राइट। मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, आपने भी गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। ईरान इसराइल जंग के ऊपर, और उनका यही कहना था कि अभी 40 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में ये चीज़ क्लैरिटी से हो जाएगी, सामने आ जाएगी कि ट्रंप ने वैसे क्या सोचा। लेकिन ताज़ा तरीन बयान में अभी तक वो यही कह रहे हैं कि मजीद कार्रवाइयाँ होंगी, ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ होंगी, और वो इसको आगे से आगे बढ़ाएगा और फिर ऐसी मौलिक कार्रवाइयाँ और ख़तरनाक कार्रवाइयाँ करेगा कि ईरान फिर जवाबी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेगा। अहदाफ वही हैं और नताइज वही है जो वो हासिल करना चाहते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अफगान बॉर्डर के ऊपर भी हमारे लिए एक महाज खुला हुआ है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान का रोल इस वक्त मशरिकी वुस्ता के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है, एस्केलेट करती है। यहाँ पर वाकई कोई मीडिएशन के लिए आता है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि ब्रिक्स इसको आए तो वो रोक सकता है। चाइना की सपोर्ट ईरान को है, लेकिन वो अनडिक्लेयर्ड है, वो पीछे रहते हुए उनको जरूर सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि वो भी यहाँ पर उसको कुछ हेल्प आउट कर जाए। शो का वक्त, वो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।